हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनेंशियल एक्टिविटीज पार्ट। ऑलरेडी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया और आई होप कि आपको उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। आज की जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उसका नेम है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में सबसे पहले आप ये समझिए कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है। इसके वर्ड से ही आपको नॉर्मली क्लियर हो गया होगा। फाइनेंस मतलब जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है और पैसे का जो अरेंजमेंट है वो मुझे कहाँ से करना है। तो कोई भी बिजनेस दो तरीके से अपने मनी का अरेंजमेंट करता है, जिसमें पहला होता है कि वो ऑनर से पैसा ले लेता है। किससे पैसा लेता है? अपने ऑनर का पैसा लेता है। तो दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड होगा। नंबर वन, एक जिसे हम बोलते हैं ऑनर फंड, और सेकंड कहलाता है हमारे पास में जिसे हम बोलते हैं बोरोइंग्स फंड, यानी कि मनी का बोरो करना, मनी उधार लेना। ये दो तरीके से किसी भी आपके पास में अप्रोच बनती है और ये दोनों ही चीज़ों को जो हमारे पास में ट्रांजैक्शंस होती हैं वही आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल में क्या क्या आना है। एक तो जो ऑनर का फंड होता है लगा हुआ पैसा, उसमें कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, और सेकंड बोरोइंग फंड के थ्रू कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। इन दो पॉइंटों को आपको समझना है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि जब हमारा ऑनर फंड होता है तो इसमें हमारे पास में कंपनी की जो कैपिटल होती है उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है आपके पास में? दो टाइप की होती है। एक जिसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर और सेकंड कहलाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। ये दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। और बोरो मनी भी आपके पास में दो टाइप में होती है। एक जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और सेकंड कहलाती है आपके पास में जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसको आपने अगर क्लियर कर लिया तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज, आप बैलेंस शीट में जाइए और बैलेंस शीट में जाकर ये देखिए कि ये ट्रांजैक्शंस का हेड और सब हेड क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा ये तो देख लेता है कि ट्रांजैक्शंस क्या हैं, लेकिन बैलेंस शीट जब आपके क्वेश्चन में गिवन होती है और उसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे पास में फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं। और दूसरा, उनकी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हिडन होती है, जो आपको अपने अजम्पशन बेसिस पर कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। देखिए, सबसे पहले जब आप बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में हम गए, ये हमारी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के ऑलरेडी आपको मालूम है कि दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी और सेकंड पार्ट होता है आपके पास में जिसे बोलते हैं हम एसेट्स। एसेट साइड से फाइनेंस का कोई रिलेशन नहीं है। जितनी भी एक्टिविटी होती है वो आपके पास में सारी की सारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में ही फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। इस साइड में दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। पहला जो फाइनेंशियल से ट्रांजैक्शन होती है और सेकंड जो आपके पास ऑपरेटिंग से रिलेटेड होती हैं। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंस में मैंने बताया एक तो शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का जो हेड होता है उसे बोलते हैं हम शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में जो ये शेयर कैपिटल का पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज का। अब इसमें कितनी कैटेगरी के शेयर आते हैं? दो टाइप के। एक तो आपके पास में इक्विटी शेयर आते हैं और सेकंड आपके पास में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आती है। अब देखिए, जब आप इनको इशूड करते हैं तो किसी भी शेयर को इशूड करने की दो कैटेगरी दो कंडीशन होती हैं, या तो एट पार और सेकंड होता है एट प्रीमियम। तो या तो वो एट पार पर होगा या एट प्रीमियम पर होगा। इसके आगे मैंने लिख दिया ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। सेम रूल हमारे पास में इक्विटी उसके लिए होता है, प्रीफरेंस के लिए ये भी एट पार होता है एंड एट प्रीमियम होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में यहां पर ये जो सेकंड इसका सब हेड है इसमें केवल एक चीज आपकी फाइनेंस से रिलेटेड होती है और वो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस। अगर आपने अपने शेयर को प्रीमियम पर इशूड करा है तो जितना फेस वैल्यू के इक्वल पैसा है, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है उसको तो डालेंगे आप शेयर कैपिटल में, और जितना एक्सेस मनी आपने रिसीव करा है वो आपका सिक्योरिटी
प्रीमियम में जाता है। इसकी सेकंड स्लाइड में मैंने लिख दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये आपके पास फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट है। तो शेयर होल्डर फंड में ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात हो रही है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात की हमने। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके पास में आ जाइए किस पर, एक तो डिवेंचर होते हैं, एक बैंक लोन होता है, पब्लिक डिपॉजिट भी हो सकता है, कुछ अदर नेम भी दे सकता है। तो कहीं से भी लोन की अप्रोच आपने बनाई है वो आपके पास में फाइनेंस का पार्ट ही बनेगी। और इसमें आप डिवेंचर को इशूड करने की कितनी कैटेगरी होती हैं, तो डिवेंचर को इशूड करने की 3 कैटेगरी होती हैं, एक एट पार, एट प्रीमियम, और एक लास्ट होती है इसमें एट डिस्काउंट। ये आपको ध्यान रखना है। जब बैंक से आप लोन लेते हो तो वो आपका एट पार एट प्रीमियम से कोई रिलेशन नहीं होता। और सेकंड पॉइंट आता है आपके पास में शॉर्ट टर्म, यानी कि करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और ये भी आपके पास में किसका पार्ट है, ये भी फाइनेंस का पार्ट है। सारी की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहलाती हैं। और इसमें क्या क्या आता है तो इसमें आपके पास में आ गए एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, और सेकंड होता है कैश क्रेडिट। एक क्या आता है इसके अंदर, एक आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, और सेकंड आता है आपके पास में कैश क्रेडिट, और थर्ड आपके पास में आता है जितने भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपने पढ़े अगर इनकी मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ है, जैसे डिवेंचर और बैंक लोन है, अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर में मैं अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहा हूं उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही मुझे इसका पेमेंट करना है, तो ये भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जितना मुझे पेमेंट इन्वॉल्व करना है। तो ये 3 पॉइंटों को आप ध्यान रखिए। दूसरा, इससे रिलेटेड खर्चे क्या होते हैं, जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट। अब आपने लोन लिया है तो लोन पर आप क्या पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट का, चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग से या शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। और अगर आपने शेयर इशूड कर रहे हैं तो कंपनी क्या पेड करती है, डिविडेंड पेड करती है। तो ये ओवरऑल मिलाकर होते हैं। अब आप इसके फॉर्मेट को समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। आप लास्ट तक मेरी इस वीडियो में बने रहिए, मैं गारंटी देता हूं कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपका आज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना, इस बात को देखकर मत सोचना वीडियो के कि वीडियो लंबी है या छोटी है। वीडियो का हमारा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारा कंप्लीटली कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड क्लियर होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में इसका फॉर्मेट। ये इसका फॉर्मेट आ गया, जिसमें हमारे पास में देखिए, जब आप अपने शेयर को इशूड करोगे, क्या करोगे, अगर आपने अपने शेयर को इशू किया है तो इशूड करने पर क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। किस किस के थ्रू होगा, नंबर 1 आप शेयर को इशू कर रहे हैं तब होगा, आप डिवेंचर को इशूड कर रहे हैं तब होगा, आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो मनी है वो अगर इंक्रीज हो रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन पर बढ़ रहा है तो आपके पास में कैश इनफ्लो होगा। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं तब भी आपके पास कैश इनफ्लो होगा। अब इनकी अगर आप पेमेंट कर देते हो तो आपके पास में पेमेंट करने से क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, आपके पास में लेस हो जाएगा। तो पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ शेयर, यानी कि शेयर कैपिटल का पेमेंट कर रहे हो। अब देखिए इक्विटी शेयर तो बाय बैक होते हैं और आपके पास जो प्रीफरेंस शेयर होते हैं उनका एक मैच्योरिटी टाइम पर उनका पेमेंट होता है। दूसरा हमारे पास में डिवेंचर हैं, उनका भी हम पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास में जो बैंक से लोन लिया है अगर वो एज प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन पर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इसका सेंस वो हमने पेमेंट कर दिया। और सेम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का भी होगा। तीसरी चीज, जब मैं शेयर इशूड करता हूं तो शेयर पर मुझे क्या पेमेंट करना होता है, डिविडेंड। और डिविडेंड आपके पास में 2 टाइप का होता है, एक प्रपोज डिविडेंड और एक आपके पास कहलाता है इंटेरियम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमेशा हमारे पास जो पेमेंट होगा करंट ईयर में वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस का होगा। अब ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या है इसको समझिए। देखिए जब कोई भी हमारे पास में प्रपोज डिविडेंड का मतलब फाइनल डिविडेंड पेमेंट की बात हो रही है, कंपनी की जीएम बुलाई जाती है, जीएम मींस जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, और जब हमारे अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाते हैं उसके नेक्स्ट ईयर में हम बुलाते हैं। जैसे मैंने 31 मार्च 2024 में हमारे अकाउंट क्लोज हुए तो 31 मार्च के बाद उसकी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें डायरेक्टर प्रपोज करते हैं और शेयर होल्डर उसको डिक्लेयर करते हैं कि जी हाँ इतना देना है। वो हमारे पास कहलाता है प्रपोज डिविडेंड, इसलिए ये प्रीवियस ईयर का लिया जाता है, इसका कैश पेमेंट प्रीवियस ईयर का होता है। और इंटीरियम डिविडेंड जो होता है वो हमारे पास में जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली की बेसिस पर जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसकी बेसिस पर डायरेक्टर हमारे पास में डिक्लेयर और पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे डिविडेंड को हम बोलते हैं इंटीरियम डिविडेंड, जो ऑलवेज करंट ईयर का लिया जाता है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस पर आप ड्यूरिंग द ईयर क्या पे करेंगे,
इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और लास्ट आपके पास में अगर आपने अपने डिवेंचर को या शेयर को इशूड किया है तो उसका जितना भी आपने खर्चा करा, यानी कि कोई शेयर इशूड एक्सपेंसेस हैं जैसे लाइक ब्रोकेज पेड करना है, कोई कमीशन पेड किया है, कोई प्रोस्पेक्टस का खर्चा है, चाहे वो शेयर से रिलेटेड हो या डिवेंचर से रिलेटेड हो, अगर उसका आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करा है तो वो भी आपका कैश पेमेंट है और वो फाइनेंस से ही रिलेटेड है। तो एक तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जो चेंज हुए वो आएंगे, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, और उनका इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड होना हो गया। और थर्ड आपके पास में जिस साल में आपने डिवेंचर या शेयर इशूड किए हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई खर्चा किया है, कैश पेमेंट दिया है किसी ब्रोकेज का, कमीशन का या एनी अदर, तो वो भी हमारे पास में फाइनेंस की कैटेगरी में ही पार्ट जाएगा। इसी में हम नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने ये पॉइंट समझ लिए होंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं वन बाई वन सारी चीजों को क्लियर कराऊंगा। जैसे इक्विटी शेयर को इशूड करने की कितनी कंडीशन होती हैं? 2 कंडीशन होती हैं। तो देखिए इक्विटी शेयर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर इक्विटी शेयर में आप ध्यान रखिए, या तो आप इसको क्या करेंगे, इशूड करेंगे। और इशूड करने की कितनी कंडीशन बताई थी मैंने? 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं हम एट पार, और एक कहलाती है हमारे पास में एट प्रीमियम। अब क्वेश्चन में आपके पास मान लीजिए 2023 और 2024 2 ईयर गिवन है। एक ईयर में आपके पास इक्विटी शेयर का बैलेंस लिखा हुआ है 4 लाख रुपीस, और 2024 में ये इंक्रीज होकर हो गया 5 लाख रुपीस। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इसका चेंज कितने का हुआ आपके पास? इसका चेंज हुआ आपके पास 1 लाख रुपीस का। इसका मतलब 1 लाख रुपीस का आपके पास कैश इनफ्लो हुआ। क्वेश्चन के एडिशनल में ना तो बोल रहा है एट पार, ना बोल रहा है एट प्रीमियम, तो इसका मतलब एट पार में हमने लिया। और अगर क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि हमारे पास में 10% प्रीमियम पर मैंने इशूड करे हैं ये, तो पहली चीज तो देखिए आपकी इसका चेंज कितना है। तो चेंज है आपके पास में 1 लाख रुपीस का। तो 1 लाख रुपीस का इसका मतलब आपने 10% एक्स्ट्रा पेमेंट लिया। प्रीमियम का मतलब हुआ कि 10% पैसा जितना भी उसकी फेस वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने कितना पेमेंट लिया इसका? 10,000 रुपए। तो इन ऑल मिलाकर मैंने कितना कैश इनफ्लो हुआ मेरा? तो टोटल कैश इनफ्लो हुआ मेरा 1,10,000 रुपीज, क्योंकि 1 लाख का ये चेंज हुआ और 10,000 का ये आ गया। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास में कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे देता है और एडिशनल में इस तरह की कोई भी लाइन नहीं दे रहा, कोई लाइन नहीं दे रहा, बल्कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस उसने दे दिया कि जी आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आपके पास 2023 में 40,000 रुपीज का था और अब आपके पास में 50,000 का है। तो इसका मतलब इस बात को हिडन रख रहा है। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है या नहीं है, और अगर गिवन है तो क्या वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं शेयर को इशूड करने पर या डिवेंचर को इशूड करने पर लिया है, तो ये इक्विटी शेयर का माना जाएगा। अगर इक्विटी शेयर इंक्रीज हो रहे हैं तब। तो यहां पर 10,000 ये आ गया और ये हो गया आपके पास में। तो इन ऑल आपका कैश इनफ्लो 1,10,000 से हुआ। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपके पास में कंपनी क्या करती है? बोनस शेयर इशूड कर देती है। तो जब कंपनी बोनस शेयर इशूड करती है तो क्या बोनस शेयर में मेरे पास कैश इनफ्लो हो रहा है? कोई भी कैश इनफ्लो नहीं होता। ये आप ध्यान रखिए, किसी भी आपके पास में कैश इनफ्लो नहीं होता। और अगर हमारे पास में यहां पर कह रहा है कि आपके पास 2014 मतलब 2024 और यहां लिख दिया मैंने 2023, ये 2 ईयर मैंने बनाए। यहां पर लिखा हुआ है आपके पास में 6 लाख रुपीस 2024 में, और यहां पर आपके पास में हो गया 5 लाख रुपीस। यानी कि लास्ट ईयर आपका बैलेंस कितना था? 5 लाख रुपीस था, और अब आपका बैलेंस इंक्रीज होकर कितना हो गया? 6 लाख हो गया। और एडिशनल में कह रहा है कि आपने बोनस शेयर जो इशूड करे हैं वो कितने के रेशियो में करें? 6:1 के रेशियो में करें। इसका मतलब हुआ कि जिसके पास में 6 शेयर थे आपने उसको 1 शेयर दे दिया, और यहां डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस है 1 लाख का। तो आप ये चेक करिए क्वेश्चन में कि आपने कितने रुपए के बोनस शेयर इशूड करें। तो मान लीजिए यहां पर आपका हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस लेना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास में? 5 लाख रुपीस, बल्कि यहां पर हम कर लेते हैं इसको 5:1 के रेशियो में, 5:1 के। तो 5:1 का मतलब जिसके पास 5 शेयर थे उसको हमने 1 दे दिया। तो 5 लाख रुपीस को हमने 1/5 लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास 5 थे उसे हमने 1 दिया। कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 1 लाख रुपीस। अब चेक करिए क्वेश्चन में कि क्या डिफरेंस आपके पास में 1 लाख का है। तो अगर ये 1 लाख आया और यहां भी डिफरेंस 1 लाख का है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने पूरे के पूरे बोनस शेयर इशूड करें, जो कि एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है,
इसको नोट नहीं करना है। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 1,50,000 रुपीज़ और यहाँ लिखा होता 5 लाख रुपीज़ और यही लाइन बोलता कि हमारे पास बोनस शेयर 5:1 के रेशियो में हमने इशूड करें हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 1 लाख रुपए के बोनस शेयर हैं और यहाँ का जो डिफरेंस है वो 1,50,000 है। इट मीन्स हमारे पास में 50,000 रुपीज़ का क्या हुआ, ये कैश इनफ्लो हुआ, क्योंकि इसमें से 1 लाख हो गए उसके और 50,000 का कैश इनफ्लो हुआ। ये हमने शेयर इशूड करें। ये दो बातों का आप ध्यान रखिएगा जरूर क्वेश्चन को करते समय। इक्विटी शेयर की बात हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपने प्रीफरेंस शेयर्स पर। देखिए जब आप प्रीफरेंस शेयर की बात करते हैं तो प्रीफरेंस शेयर पर हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। वो भी एक तो हम इशूड करते हैं प्रीफरेंस शेयर को, और इशूड करने की सेम वही कंडीशन होती है, या तो एट पार या होती है एट प्रीमियम। अगर एट प्रीमियम या एट पार होगा तो वही रूल अप्लाई होगा जो अभी मैंने इक्विटी शेयर के लिए आपको समझाया था। अगर डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है और कोई वैल्यू नहीं बता रहा कि एट पार पर कराए कि एट प्रीमियम पर कराए तो एट पार माना जाएगा। और अगर एडिशनल में कह रहा है कि वो 10% के प्रीमियम पर करें तो आप 10% के प्रीमियम के अकॉर्डिंगली इसको कर लो। बिल्कुल सेम वही रूल को अप्लाई करेंगे आप जिस रूल के अकॉर्डिंगली अभी मैंने आपको इक्विटी शेयर कराए थे। अब दूसरी चीज आती है इसका रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब हो गया, रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, यानी कि इनकी मैच्योरिटी पर मैंने कितना कैश पेमेंट करा। और कैश पेमेंट भी दो टाइप का होता है, या तो एट पार पर होगा या होता है हमारे पास में एट प्रीमियम का। अब क्वेश्चन के एडिशनल में अगर वो कह रहा है कि मैंने 10% के प्रीमियम पर करा है तो पहले चेक कर लीजिए कि आपके पास में 2023 और 2024 यहाँ पर मान लीजिए आपका बैलेंस 5 लाख रुपीज़ का है और यहाँ बैलेंस आपके पास में 4 लाख रुपीज़ हो गया। कितने का चेंज है आपके पास, 1 लाख का चेंज है। अब क्वेश्चन में कह रहा कुछ भी नहीं कह रहा, तो एट पार पर करा तो आपका कितना कैश पेमेंट हुआ, 1 लाख का हुआ। ये कैश आउटफ्लो हो गया, ऐसे माइनस कर देंगे। लेकिन इन केस वो कह रहा है कि हमारे पास में 10% के प्रीमियम पर कर रहे हैं, तो अब बताइए कितने का कैश पेमेंट करा। तो 1 लाख पहले इनका डिफरेंस निकालिए, 1 लाख रुपीज़ आया। इसका कैलकुलेट कर लीजिए कितना परसेंट, 10%, कितना अमाउंट हो जाएगा 10,000। तो इन ऑल मिलाकर मैंने कितने का पेमेंट करा, 1,10,000 का आउटफ्लो हुआ मेरा। तो जब भी आपके पास में वो रिडेम्पशन एट प्रीमियम कह रहा है, यानी कि रिडेम्पशन का मतलब उसने 10% के एक्स्ट्रा पेमेंट पर करा, तो पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। जो डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगी वो आपका फेस वैल्यू का पेमेंट हुआ, उसका 10% कैलकुलेट या 10%, 5% जो भी इन ऑल कह रहा है उसका कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये दो पॉइंट होते हैं प्रीफरेंस शेयर में, या तो एट पार इशूड या एट प्रीमियम, सेम रूल। और आपके पास में रिडेम्पशन की दो कंडीशन, एट पार और एट प्रीमियम। ये दो बातों को आप ध्यान में रखिए। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए आप, किस पर, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में परसेंट डिवेंचर। अब देखिए जो डिवेंचर होते हैं हमारे पास में, उस डिवेंचर का मतलब मैंने यहां पर क्यों लगाया परसेंटेज का साइन, क्योंकि ये इंटरेस्ट का रेट होता है और ये पर एनम के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है, डिवेंचर। अब इसको भी इशूड की दो कंडीशन होती, तीन कंडीशन होती हैं। एक तो इशूड की कंडीशन होती है आपके पास में एट पार, दूसरी होती है एट प्रीमियम, और लास्ट कंडीशन होती है इसकी एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब हुआ कि मैं पैसा कम ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं बल्कि कम ले रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं उसको कि भैया लोन हमने 1 लाख का ले रहे हैं, आपके नाम में 1 लाख रुपए चढ़ा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट भी 1 लाख के हिसाब से देंगे, लेकिन आप हमें 90,000 दे दीजिए पैसा। तो लोन लिया मैंने 1 लाख का, रिकॉर्ड में लिख रहा हूं 1 लाख, कैश ले रहा हूं मैं 90,000, तो वो जो 10,000 रुपए मैंने कम लिए हैं वो मेरा डिस्काउंट का अमाउंट कहलाएगा। एट पार की कंडीशन, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में वही पॉइंट कह रहा है कि आपके पास में 2024 और 2023 यहाँ आपके पास में कितना था, 5 लाख रुपीज़ था, और यहाँ आपके पास में 4 लाख रुपीज़ है। तो कितने का डिफरेंस है, 1 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है। अब कुछ नहीं बोल रहा, तो ये एट पार है, 1 लाख रुपए का कैश इनफ्लो हुआ। एट प्रीमियम है तो वही कंडीशन जो अभी प्रीफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में हमने सीखी थी, 10% पैसा इस 1 लाख का निकालो, वो हो जाएगा 10,000, और 10,000 को ऐड कर दो, 1,10,000 का आपके पास कैश इनफ्लो हुआ। लेकिन इन केस अगर वो कह रहा है कि मैंने डिस्काउंट पर करा और डिस्काउंट का रेट भी मान लीजिए वो कह रहा है 10% है, अब बताइए आपने कितना कैश इनफ्लो हुआ। तो 1 लाख का तो आपने लोन लिया, इस 1 लाख का आपने कैलकुलेट करा कितना परसेंट, 5%,
सॉरी 10%, कितना अमाउंट आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 10,000। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए के लोन में से 10,000 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास में कैश रिसीव हुआ कितना, 90,000 रुपीज़ का आपको कैश रिसीव हुआ। तो ये कैश इनफ्लो कहलाएगा यहाँ पर 90,000 रुपीज़। दूसरा हमारे पास में इसका रिडेम्पशन भी होता है, और रिडेम्पशन की कंडीशन जो अभी मैंने किस पर सिखाई थी, प्रीफरेंस शेयर पर सिखाई थी, यानी कि पेमेंट करना है यहाँ पर, और पेमेंट में कितना कर रहा हूँ, सेम वही पेमेंट कर रहा हूँ। दो तरीके होंगे इसके भी, एक तो एट पार और दूसरा हमारे पास में एट प्रीमियम। सेकंड हमारे पास क्या लाएगा, एट प्रीमियम। तो एट तो पार हो गया, और एट प्रीमियम जैसे हमने प्रीफरेंस शेयर का करा था एट प्रीमियम पर, सेम रूल यहां पर भी उसी तरीके से अप्लाई होगा। मान लीजिए आपके पास में 4 लाख रुपए है और प्रीवियस ईयर 3 लाख का था, डिफरेंस हुआ 1 लाख का, इसका 10% एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो हो गया 10,000। तो इसका मतलब मैंने इन ऑल पेमेंट करा 1 लाख प्लस 10,000, दैट इज 1,10,000। ये मेरा टोटल पेमेंट हुआ। इसका आपको ध्यान में रखना है। ये 3 कंडीशन हो गई। बाकी आप बैंक लोन ले रहे हो, कोई एट पार एट प्रीमियम नहीं होता, जो डिफरेंस होगा वही आप ले लीजिए। इंक्रीज हो रहा है तो कैश इनफ्लो हुआ, डिक्रीज हो रहा है तो कैश आउटफ्लो हुआ। सेम रूल आपके पास में बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे कहलाएगा, वही सेम रूल अप्लाई हुआ। 3 चीजों को देख लीजिए, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर और आपके पास में डिवेंचर, इनकी कंडीशंस बनती हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इसके डिविडेंड पर। देखिए डिविडेंड मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड आपके पास में 2 टाइप का होता है। एक डिविडेंड कहलाता है जिसे बोलते हैं हम प्रपोज्ड, और प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर का लेते हैं। दूसरा हमारे पास में कौन सा डिविडेंड है, जिसे हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड कौन से ईयर का लेंगे, हमेशा करंट ईयर का लेंगे। अभी ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि वो आपको करंट ईयर का लेना है, और क्यों लेना है उसका रीजंस भी बताया था। क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है, कैसे लें, कैसे कैलकुलेट करें। नॉर्मल है, एडिशनल में देगा, कभी भी बैलेंस शीट में नोट नहीं होता है। 2 चीजों का ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन में वो आपके पास में इक्विटी शेयर भी दे रहा है और प्रीफरेंस शेयर भी दे रहा है, और प्रीफरेंस शेयर का आगे लिख रहा है 10%, यहाँ 2024 है और यहाँ 2023 है, और इसमें कह रहा है कि आपने 4 लाख रुपए थे, और यहाँ कह रहा है आपके पास में 3 लाख रुपीज़ थे, यहाँ आपके पास कह रहा है 5 लाख रुपीज़ थे, और लास्ट ईयर में आपके पास में 6 लाख रुपीज़ थे। इसका मतलब 1 लाख का आपने पेमेंट कर दिया, ये हुआ आपके पास में। क्वेश्चन में कह रहा है, रूल ये ध्यान रखिएगा, अब जो मैं लिखवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। पहली चीज़ वो कह रहा है नंबर 1 पर, डिविडेंड पेड ₹60,000। अब बताओ ये किसका कह रहा है, इक्विटी का कह रहा है कि प्रीफरेंस का कह रहा है। ये तो लिख नहीं रहा क्वेश्चन में, ना इक्विटी का ना प्रीफरेंस का, तो इसका मतलब ये दोनों का हुआ, इक्विटी का भी हुआ और प्रीफरेंस का भी हुआ, दोनों का टोटल मिलाकर 60,000 दिया। प्रीफरेंस का आप अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके पास में वो कह रहा है प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। अब की बार उसने क्या बोला, इक्विटी शेयर पर पेड करा, कितना पेड करा, 50,000 रुपीज। इसका मतलब हुआ मैंने इक्विटी को पेड करा तो क्या प्रीफरेंस को पेड करा कि नहीं करा। अब देखिए इक्विटी शेयर की कैटेगरी और प्रीफरेंस शेयर की कैटेगरी में यही एक डिफरेंस होता है कि पहले हम डिविडेंड, क्योंकि गारंटी जो होती है प्रॉफिट में वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर की होती है, तो गारंटी अगर किसी आदमी को पहले मिल रही है तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट में से पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, उसके रेट के बराबर। कितना रेट है उसका, 10%, और 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो उसने इन्वेस्ट किया है उसका 10%। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो पूरा इसको जाएगा पहले, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। यहां क्वेश्चन में एक हिडन इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है कि वो ये तो बता रहा है कि मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को पेड कर दिया, लेकिन ये नहीं बता रहा कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेड किया है या नहीं किया है। तो आपको खास करके ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि आपके पास में यहां पर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को भी 10% का डिविडेंड आप पेड करेंगे। तो यहां पर ओवरऑल अब किस पे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे कि क्लोजिंग बैलेंस पर। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो डिविडेंड का पेमेंट करा है वो किस डेट में करा है, ईयर के स्टार्टिंग में करा है कि ईयर के एंड में करा।
किसी चीज के कंफ्यूजन में मत पड़िए। जो इसका ओपनिंग बैलेंस है अगर डेट नहीं दे रहा है तो 6 लाख का 10% आपके पास में 60,000 हो गया। तो ओवरऑल मिलाकर जो आपने डिविडेंड पेड करा है वो डिविडेंड कितना पेड करा, तो टोटल मिला के नॉल आपने डिविडेंड पेड करा है कितने रुपीस का, तो यहां पर आपके पास में डिविडेंड आ जाएगा। एक तो इक्विटी शेयर होल्डर का 50,000 रुपीज और दूसरा आपके पास में प्लस कर दीजिए इस 10% 6 लाख रुपीस का 60,000 रुपीज। तो टोटल डिविडेंड आपने पेड करा 1,10,000। ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल डिविडेंड पेड हुआ तो आपके पास में इक्विटी। और अगर लाइन में ये भी बोल दे प्रपोज डिविडेंड की जगह अगर रिप्लेस कर कर यहां पर आपके पास में मान लीजिए ये कह देता वो कि मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को पेड करा, किसको पेड करा, वो कह रहा है कि इंटीरियम डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, तो अब भी तो इक्विटी की बात कर रहा है ना, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का तब भी कैलकुलेट करोगे। और ये दोनों बातें बोल रहा है तब भी आप, क्योंकि इक्विटी नाम ले रहा है, अगर इक्विटी नाम ना ले केवल ये बोल दे कि डिविडेंड पेड तो दोनों का माना जाएगा, अदरवाइज ये इसका माना जाएगा। ये रूल आपको ध्यान में रख के चलना है 101%। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में मान लीजिए 10% डिवेंचर है और 10% डिवेंचर के हिसाब से 2024 और 2023 ये 2 ईयर हैं। यहां भी 5 लाख रुपए है और यहां भी 5 लाख रुपए, दोनों में क्या कोई चेंज है, कोई भी चेंज नहीं है। इंटरेस्ट की अमाउंट या तो एडिशनल में बोल देगा कि इस साल में इतना इंटरेस्ट पेड करा तो आप वही ले लीजिए। अगर इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं बोल रहा है तो आप 5 लाख का, क्योंकि आपने इस साल ना तो लोन इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है, तो 5 लाख का किसका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5 लाख रुपीज का 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 रुपीज आएगा। ये आपके पास हो गया। दूसरी चीज, अगर वो मान लीजिए यहां तो कह रहा है 2023 में 5 लाख रुपीस, बट यहां कह रहा है वो 6 लाख रुपीस। अब ये नहीं बता रहा आपको कि डेट क्या है, किस डेट में आपने लोन लिया, ये तो क्वेश्चन में बता नहीं रहा एडिशनल में। तो जब डेट ना बताए तो आप ओपनिंग पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्लोजिंग पे भी, लेकिन एक रूल को याद रख लीजिए, ओपनिंग पे कैलकुलेट करना है। जहां भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होने की बात हो रही है, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात हो या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टिंग में आप कैलकुलेट करते हैं वहां की बात हो, तो नंबर दूसरे पॉइंट पर अगर आप आइए तो किस पे लेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका 5 लाख, इसका कितना परसेंट, क्योंकि रेट आपके पास गिवन है 10%, कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज। बट अगर क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि मैंने ये जो डिवेंचर इशूड करे हैं वो आपके पास में 1 अप्रैल को करे हैं, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2023 को करे हैं। अब आपके पास रूल आ गया, वो डेट बोल रहा है कि मैंने जो डिवेंचर इशूड करे हैं वो 1 अप्रैल 2023 को इशूड करे हैं। अब मैं डिवेंचर पर इंटरेस्ट किसका निकालूंगा, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 5 लाख का था, 1 लाख का लोन मैंने और बढ़ाया, तो इसका मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही मेरा बैलेंस 6 लाख रुपए हो गया। तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए वो भी तो 1 अप्रैल को लिए, तो अप्रैल टू मार्च मेरे पास पूरे 1 साल का इंटरेस्ट पेड करना होगा। तो मैं इसकी जगह इस वाली अमाउंट पर यानी कि 6 लाख पर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को क्लियर रखना। 99% इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ईयर के एंड की डेट दे दे, 31 मार्च दे दे आपको 2024, तो इसका मतलब लोन मैंने ईयर के एंड में लिया, तो जो जिस डेट में मैं लोन ले रहा हूं उसी डेट में मैं इंटरेस्ट पेड कर रहा हूं, तो जो आज लोन लिया उस पर तो मैं इंटरेस्ट दूंगा नहीं, तो इसका मतलब किस पर दूंगा, पूरे 5 लाख का निकाल दूंगा मैं, कितना परसेंट 10%। और अगर इन केस वो क्वेश्चन में कह रहा है लाइन को चेंज कर कर कि भाई साहब मैंने जो लोन लिया है वो लोन लिया है मेरे पास में कब 1 जुलाई को, अब यहां पर आपके पास में जुलाई में ले रहा है यानी कि कोई टाइम पीरियड के बीच में ले रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ओपनिंग बैलेंस पर, किस पर, जो ओपनिंग बैलेंस है उसके टाइम के अकॉर्डिंग और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके टाइम के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लीजिए। जुलाई में ले रहा है तो इसका मतलब अप्रैल से 1 अप्रैल 2023 से लेकर मेरे पास में 1 जून तक कितना बैलेंस रहा, 4 लाख रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपीस का कैलकुलेट कर लूंगा कितना, 10% कितने दिन के लिए, अप्रैल से लेकर जुलाई तक पूरे 3 महीने का, तो 3/12 जो भी कैलकुलेट होकर आएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस है मेरा, अब वो 1 जुलाई को कितना हो गया, 6 लाख हो गया, तो 6 लाख का कितना परसेंट, 10% कितने दिन के लिए, बचे हुए जुलाई से लेकर इस डेट से लेकर इस डेट तक, यानी कि जुलाई टू
मार्च के एंड तक का कैलकुलेट कर लूंगा और ये दोनों इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मेरे पास आएंगे, ये मेरा टोटल इंटरेस्ट पेमेंट कहलाएगा। अक्टूबर की डेट भी दे सकता है, जनवरी की डेट भी दे सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग देख लो। अगर अक्टूबर दे रहा है तो अप्रैल टू अक्टूबर 6 महीने का ओपनिंग बैलेंस पे निकाल लीजिए और अक्टूबर टू मार्च अब बचे हुए 6 महीने का क्लोजिंग बैलेंस पे निकाल लीजिए। इसी तरीके से आपके पास में मान लीजिए जनवरी दे रहा है तो अप्रैल टू जनवरी ओपनिंग बैलेंस पर निकाल लीजिए 9 मंथ का, और जनवरी टू मार्च क्लोजिंग बैलेंस पर निकाल लीजिए 6 लाख पर। इस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट आपके पास में कौन सा बचा? शेयर इशूड एक्सपेंसेस, शेयर या आपके पास में डिवेंचर इशूड एक्सपेंसेस। और ये जो खर्चे हैं ये आपके पास में जितना इस साल में आपने पेमेंट करा है वो कैश आउटफ्लो है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से माइनस हो जाएगा और चेंज होकर जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर बन जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट हमने जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे उनको समझा। छोटी बड़ी इन वीडियो पर मत जाया करो, ये देखा करो कि वीडियो आपकी समझ में आनी चाहिए। आपका मोटिव पढ़ाई करना है और पढ़ाई सही तरीके से अगर आप करेंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये जितने मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं इनको आप करिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से बढ़िया, जिससे आपको ये जो हमने समझा है वो सेट हुआ माइंड में कि नहीं हुआ। तो पहले आप इसको समझिए, इसकी वीडियो को देखिए, देन उसके बाद में अगली वीडियो में हम लोग अपने फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। हम लोग नवंबर से अपनी टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे, ऑनलाइन क्लास भी लेकर आएंगे, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अच्छे से आपको अच्छी वीडियो देखने के लिए ये सारी चीज़ों के नोटिफिकेशन मिल जाएं, जिससे आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकें। ऑल